On 21st of May 2025, an Indigo aircraft carrying 227 passengers flying from Delhi to Srinagar gets stuck in severe turbulence, severe weather. एयरक्राफ्ट was stuck in severe thunderstorm and lightning और इतना खराब मौसम था कि एयरक्राफ्ट was reported to fall 8,500 feet per minute from the sky. Passengers were scared inside the cabin and many of them thought that it is their last trip. Pilots had nowhere else to go. लेफ्ट साइड में पाकिस्तान का बॉर्डर था, राइट साइड में माउंटेनियस रेंज थी. दे रिक्वेस्टेड द पाकिस्तानी एयर स्पेस कि उनको डिविएट करने दिया जाए क्योंकि सामने बहुत ज़्यादा वेदर है, बट पाकिस्तान रिफ्यूज्ड. Northern Control, this is I flight 2142, request left heading 290 to avoid weather. I flight 2142 said that having my take to the Lahore airspace, you need to fall late with them. Lahore Control, this is I flight 2142, we have urgent weather request, request 290 to avoid severe weather, sir. I flight, this is Lahore, we are unable, sir, maintain your heading, you are not allowed inside Lahore airspace. With no choice being left, the aircraft penetrated the weather. We are continuing forward, it's very risky but we have no other choice. There were series of warning inside the cockpit. All the alarms and bells went off. But the pilot had no choice but to continue. Many passengers shared their experience after the flight and termed it as a near-death experience. So guys, लेट्स सी कि जो फ्लाइट पाथ बनता है दिल्ली से श्रीनगर जाने का, उसमें क्या दिक्कत थी और पायलट को क्या ऐसी मजबूरी आई कि वो फ्लाइट को ना तो वापस दिल्ली ला पाया, लाहौर में तो जाने से मना कर दिया, राइट में भी टर्न नहीं कर पाया. एंड एक चीज़ जो पायलट को हमेशा सिखाई जाती है कि जब वेदर हो सामने, एट नो कॉस्ट पेनिट्रेट दैट वेदर. पायलट ने फिर भी इस केस में वो किया और रिजल्ट आपके सामने है. तो देयर इज़ अ वेरी गुड रीज़न हिडन इन द फ्लाइट पाथ. तो ये हमारा फ्लाइट पाथ है, अमृतसर VIAR, ये अपना अमृतसर हो गया. ये हमारा VIJU जम्मू हो गया. देखिए कितने बॉर्डर से लगे हुए दोनों. ये लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द इंडियन बॉर्डर. एक्चुअली जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो मेरा ये ब्लैक लाइन जा रहा है, ये देखिए ये इंटरनेशनल बॉर्डर है जो रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है इंडिया का. आपको एक और बॉर्डर दिखेगा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल वाला बॉर्डर है और जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी बोलते हैं. तो ये रेड लाइन से वाला बॉर्डर आ गया. अब अगर आप देखेंगे तो ब्लैक लाइन के राइट साइड में दिल्ली कंट्रोल करता है, इसी के लेफ्ट साइड में OPKRFIR ये जो बॉर्डर है ये कराची के पास है. OPLRFIR ये लाहौर के पास है. तो ये पूरा एरिया ये लाहौर कंट्रोल करता है, ये पूरा एरिया ये पूरा एयर स्पेस पाकिस्तान के पास है. सो द फ्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम दिल्ली, यहाँ से हमने टेक ऑफ किया एंड ये रूट बनाते 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 हम पहुँचे पठानकोट. पठानकोट के आसपास हमें मिला वेदर. तो लेट्स अज्यूम कि ये पूरी लाइन वेदर की लाइन, सामने पूरी वेदर है और आपको कंटिन्यू करना है सामने टिल श्रीनगर. अब आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप ऐसे जाके ऐसे डिविएशन मारे, बट उस केस में आप इस पाकिस्तानी एयर स्पेस में चले जाते जो कि ये एरिया है. राइट में जाना आपके लिए उतना मुमकिन था नहीं क्योंकि ये जो ब्राउन एरिया देख रहे हैं आप, ये पूरा ब्राउन एरिया ये माउंटेनियस रीजन है. तो आप एक बसोड़ी आपके सामने जो है वेदर, उसको बचाने के लिए आप दूसरी बसोड़ी में घुस जाएंगे, ये कोई बुद्धिमत्ता वाली बात है नहीं. तो ओनली ऑप्शन ये देखिए कितना छोटा सा चिकन नेक यहाँ बचा है पायलट्स के पास. तो आपके पास यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ ये एरिया बचा है जो कि मैं पर्पल में मैं दिखा रहा हूँ, मैजेंटा में. एंड इस एरिया में अगर आप घुसेंगे तो वेदर आएगा ही आएगा. दो ऑप्शन थे, या तो आप वापस टर्न करके दिल्ली लैंड कर जाते या तो आप कंटिन्यू करते. पायलट डिसाइडेड टू कंटिन्यू एंड दैट इज द होल सिनेरियो जो आपको रूटिंग में समझा सकता था. वापस क्यों नहीं गए मैं उस पर आऊँगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एयरलाइंस हैव टू रीथिंक अबाउट देयर पॉलिसी ऑन दिस कि एन रूट वेदर में टर्न बैक क्यों नहीं कर सकते. ना बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट ये देखना ब्रीफली कि जो एयरक्राफ्ट में वेदर रेडार सिस्टम्स होते हैं, एक्चुअली एयरक्राफ्ट आर इक्विप्ड कि सामने वेदर है कि नहीं वो हम पता लगा सके. हाउ डज दैट वर्क? देखिए वेदर क्या होता है, क्लाउड्स में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. तो
हमारा एयरक्राफ्ट की नोज में रडार लगा होता है जो सिंपल काम करता है, वो रेस भेजता है, उस वेदर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है उससे वो रेस टकरा के वापस एयरक्राफ्ट पे आती है और एयरक्राफ्ट एक पूरी मैप पे पिक्चर पेंट कर देता है पायलट्स के लिए कि कहाँ पे कितना वेदर है। अब ये कलर कोडेड होता है, तो जितने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स होंगे मतलब उतना खतरनाक वेदर आ गया। ये मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ। जो पानी की बूंदें होती हैं उस वेदर के अंदर, जितनी बड़ी बूंदें होंगी मतलब उतना स्ट्रॉन्ग वेदर है, उतना आपको उसको अवॉइड करना है। सो ऑन द मैप जो पायलट देखता है, इफ इट इज डिनोटेड बाय कलर रेड, मतलब भाई बहुत खतरनाक है, उल्टा सीधा हिला देगा, जहाज को अपसाइड डाउन भी टर्न कर सकता है, इट इज वेरी टर्बुलेंट और किसी भी हालत में उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर आता है ऑरेंज या एम्बर कलर, मतलब वो रेड से थोड़ी कम इंटेंसिटी का है बट उसको भी अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आता है ग्रीन कलर। ग्रीन मतलब भाई अगर कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो वहां से टच करके निकलने का, बट रिकमेंडेड ये भी नहीं होता। रिकमेंडेड पॉलिसी क्या होती है कि जहां पे भी आपको वेदर दिख रहा है उससे 20 नॉटिकल माइल्स छोड़ के आप लेफ्ट या राइट डिविएट करिए, एंड दिस इज द रिकमेंडेड पॉलिसी ऑफ ऑल द एयरलाइंस। रफली एयरबस भी ये रिकमेंड करता है। तो बहुत लोग पूछेंगे कि सर अगर ये वेदर है तो लेफ्ट राइट जाने की जगह अगर ऊपर से निकल जाए तो भाई अगर ये वेदर है ना, बादल इतना बड़ा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके 6000 फीट ऊपर और 6000 फीट नीचे भी आपको टर्बुलेंस मिलेगा। इसीलिए पॉलिसी होती है या तो लेफ्ट राइट या फिर 6000 ऊपर 6000 नीचे। लेकिन अब 6000 ऊपर जाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा फ्यूल लग जाएगा और वो रिकमेंडेड भी नहीं, क्योंकि हो सकता है ऊपर से कोई और जहाज आ रहा तो एट किसी को बहुत दिक्कत हो जाए। तो स्टैंडर्ड 99.9% ऑफ द टाइम्स अगर आप क्रूज में है तो आप लेफ्ट या राइट लेके ही जाएंगे। तो अब आप समझ गए कि रडार काम कैसे करता है, लेकिन इसमें कैच है। रडार सिर्फ पानी की बूंदों को रिटर्न काउंट करता है। अगर उस वेदर के अंदर, बादल के अंदर आइस है या आइस क्रिस्टल्स हैं तो वेदर रडार उसको कैच नहीं करता। पुराने रडार तो बिल्कुल नहीं करते, नए रडार जो अब आ रहे हैं वो फिर भी कर लेते हैं। सो गाइस इन शॉर्ट दिस इज व्हाट रडार डिटेक्ट्स। रेनफॉल, वेट हेल, वेट टर्बुलेंस, विंड शेयर, मतलब एनीथिंग व्हिच इज वेट, जहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स है वो डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन रडार डज नॉट डिटेक्ट आइस क्रिस्टल्स, ड्राई हेल, स्नो, सैंडस्टॉर्म्स, जहां पे भी पानी नहीं है वो रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो मतलब हेल का रडार पे आना बहुत मुश्किल है। मे बी दैट्स व्हाई लोग हेल को काउंटर नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके रडार में ऐसी अजीबोगरीब पिक्चरें आ रही है कि हुक बना हुआ आ रहा है, ऐसे चोंच आ रही है, ऐसी हुक्स आ रहे हैं, तो ये कहता है कि ये आप समझ जाओ कुछ ना कुछ डेंजरस है। यहाँ पे हेल या हिमगोले हो सकते हैं, लेकिन जो एकदम एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स हैं जैसे कि जो फ्लाई कर रहा था, उसमें एयरबस का ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बोलता है कि हेल डिटेक्ट अब रडार्स कर सकते हैं और वो कुछ ऐसी रेड डॉट्स दिखेंगी आपको या ऐसी कुछ डॉट्स दिखेंगी। तो मतलब नए एयरक्राफ्ट्स में आप हेल डिटेक्ट कर सकते हैं। सो एज अ पायलट जब भी आपकी ट्रेनिंग होती है, आप प्री मानसून में फ्लाई करते हैं। देखिए बहुत लोगों को लगता होगा जब बारिश हो रही है तो सबसे डेंजरस है फ्लाई करना। नहीं, सबसे डेंजरस होता है फ्लाई करने का प्री मानसून। व्हाई? मानसून में तो यार बारिश हो रही है, द वेदर इज कमिंग डाउन, इट इज इन डिसिपेटिंग स्टेज। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब वो बिल्ड हो रहा होता है और वहां पे जब रहता है, विच इज प्री मानसून, विच इज राइट नाउ द मंथ ऑफ मे, अप्रैल एंड मे, जब गर्मी भीषण होती है, वाटर वेपर उठ रहा होता है। सोचो कितनी पावर होती होगी उस पर कि वो 36,000 फीट तक उठ जाता है। इसीलिए प्री मानसून इज द मोस्ट डेंजरस सीजन। प्री मानसून में वेदर रडार भाई आपका बिल्कुल चलता होना चाहिए, एंड एवरी पायलट इज टॉट हाउ टू नेविगेट द वेदर। वेदर में घुसना नहीं है। ये एक चीज जो हमें डे 1 से सिखाई जाती है और हम जब फ्लाई करते हैं तो सीनियर पायलट्स हमको बताते हैं, भाई चाहे कुछ भी हो जाए, जब लाल रंग दिखे ना तो उसमें जहाज कभी मत घुसाना। और इस केस में शायद यही हुआ कि जहाज को लाल रंग के अंदर ही घुसा दिया गया और तभी इतना ज्यादा टर्बुलेंस हुआ और पैसेंजर्स का इतना ज्यादा डर बैठ गया। और ट्रेन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आप देखेंगे जैसे कि राइट साइड में ये जो पूरा एरिया है ये पूरी एक हिमालयन रेंज है जो यहाँ से पूरी होके जाती है। दिस ऑल इज माउंटेनियस रेंज। तो आप अगर राइट में जहाज घुमाते हैं तो दिक्कत ये नहीं है कि माउंटेन है, वहाँ तो ऊंचे ऊंचे माउंटेन है ही। द एयरक्राफ्ट वाज फ्लाइंग एट लेट्स से 36,000 फीट, और जब वो पठानकोट के आसपास आ गया तो थोड़ा वो डिसेंड भी चालू करना उसका दिमाग में होगा, अब मेरा डिसेंड करने का टाइम है तो मैं पहाड़ में कैसे चला जाऊँ। दूसरी चीज़, पहाड़ों में ज़्यादा टर्बुलेंस होता है। पहाड़ों में जब विंड्स टकराती है तो वापस आती है, इट इज टर्बुलेंट, एंड इंडियन पायलट्स आर नॉट ट्रेन टू फ्लाई इन माउंटेनियस टेरेन, सिंपल। तो हमें तो वैसे भी इतना आइडिया नहीं है। और एक चीज़ है, वेदर तो हमने फिर भी बहुत बार देखा हुआ है। भुवनेश्वर जाते हैं वेदर, विशाखापट्टनम गए वेदर, गोवा गए वेदर, किसी भी अराउंड सी के अराउंड आप फ्लाई करते हैं वहाँ बहुत वेदर रहता है। सिंगापुर फ्लाइट करते हैं वेदर, तो वेदर से तो इंडियन पायलट्स रोज खेलते हैं, बट माउंटेनियस रीजन में थोड़ा एक्सपोजर कम होता है। तो एक वो भी दिमाग में रहता है, जिस चीज़ में मैं आज तक गया ही नहीं उसमें मैं क्यों घुमाऊं, एक नई दिक्कत मोल क्यों लूँ। तो मुझे लगता है राइट टर्न करना भी पायलट्स के दिमाग में बिल्कुल नहीं आया होगा। लेफ्ट में पाकिस्तान था, एक ही ऑप्शन बचता था।
देखिए इस पूरी सिनेरियो में सबसे सही डिसीजन था कि वो टर्न बैक होके दिल्ली आ जाते, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ ये सिर्फ आपको एक पायलट ही बता सकता है। ग्राउंड पे बैठ के आपको लगेगा आराम से दिल्ली आ जाते। भाई मेरे 10 साल के फ्लाइंग करियर में कोई भी एयरक्राफ्ट अपने बेस पे टर्न बैक सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से होता है कि यार एयरक्राफ्ट में कुछ दिक्कत आ गई, लैंडिंग गियर में दिक्कत आ गई, इंजन में दिक्कत आ गई, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दिक्कत आ गई, हाइड्रोलिक सिस्टम में दिक्कत आ गई, और सारे फेलियर्स का एक ऐसी बिल्कुल आईपैड जैसी स्क्रीन होती है एयरक्राफ्ट में जो बताती है कि भैया किस लेवल का फेलियर है। तो अगर हाई लेवल का फेलियर है तो वी डिसाइड टू टर्न बैक, इट इज नॉट सेफ टू कंटिन्यू। बट मुझे नहीं लगता कि एन रूट वेदर की वजह से आज तक किसी भी फ्लाइट ने टर्न बैक किया होगा। लोग डाइवर्ट कर जाते हैं कि यहाँ पे वेदर है तो घुमा के ले गए। उस हिसाब से प्लानिंग भी होती है जहाज में कि एक्स्ट्रा फ्यूल दिया जाता है कि आपको घुमा के कहीं ले जाना पड़े। लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा आ गया, अगर वॉर का सिनेरियो नहीं होता तो शायद पाकिस्तान हमें अलाउ कर देता जाने का, और पाकिस्तान में अलाउ क्यों नहीं किया उस पर हम नेक्स्ट आएंगे। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द पायलट्स, जो चीज़ कभी भी पहले आपने की नहीं होती उसको करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती है आपको। सो आई थिंक दैट वाज द रीजन कि पायलट्स डिड नॉट डिसाइड टू टर्न बैक। वाई पाकिस्तान रिफ्यूज्ड? भाई वॉर सिचुएशन चल रही है, लेकिन फिर भी एक कैच होता है इमरजेंसी का। व्हेन द पायलट्स डिक्लेयर इमरजेंसी, भाई आपको उसकी हेल्प करनी ही होती है, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट 200 to 220 लाइव्स जो लेके चल रहा है। पायलट्स ने जो अभी तक पता चला है इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की थी, इसीलिए पाकिस्तान एयरस्पेस ने रिफ्यूज कर दिया। अगर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी होती तो वो उसको शायद अलाउ कर सकते थे। इमरजेंसी डिक्लेयर क्यों नहीं की? क्योंकि यार पास्ट एक्सपीरियंस एन रूट वेदर की वजह से आज तक किसी ने इमरजेंसी डिक्लेयर ही नहीं की, क्योंकि एन रूट वेदर इतनी बड़ी इमरजेंसी होता ही नहीं है। वेदर है घुमा के ले जाओ, सिंपल सा सोल्यूशन है। बट इस केस में यार ये उल्टा ही पड़ गया। अब आती है इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम। तो लेट्स अज्यूम एयरक्राफ्ट ने दिल्ली से टेक ऑफ किया, आराम से अपना जा रहा है, आराम से जब जा रहा है, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ चिल्ड है। पठानकोट के पास जो कि PKT, ये रहा मेरा पठानकोट, ठीक है। पठानकोट के पास समझ लीजिए ये आपका वेदर बैठा है पठानकोट के पास, जो मैंने मैजेंटा से दिखा दिया। ये मेरी फ्लाइट जा रही है लाल कलर से। अब यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके मुझे रियलाइज़ हुआ जो मेरा एयरक्राफ्ट है, अब मुझे सामने वेदर दिख गया। अब मैं बात कर रहा हूँ पठानकोट से। पठानकोट के आसपास पूरा एरिया कंट्रोल करता है एयरफोर्स, जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न कंट्रोल। एयरक्राफ्ट ने नॉर्दर्न कंट्रोल से कहा कि यार मुझे जाना है लेफ्ट लाहौर में, सामने वेदर है, मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि इस साइड जो है पूरी मेरी माउंटेन रेंज है और इस साइड है ये लाहौर पाकिस्तान, तो मेरे पास बीच का छोटा सा नेक बनता है। तो एयरक्राफ्ट ने कहा भैया मेरे पास तो यही एरिया बनता है और इसी एरिया में वेदर है, मेरे को जाना है लेफ्ट साइड में। नॉर्दर्न कंट्रोल कहता है ठीक है आपको लेफ्ट में जाना है। लाहौर की जो एयर स्पेस है वो सिविल एयर स्पेस है, मैं उनकी एयरफोर्स से बात नहीं करूंगा, आप दिल्ली से बात करिए, दिल्ली से लाहौर की फ्रीक्वेंसी लीजिए। एयरक्राफ्ट गया दिल्ली के पास वापस 124.2 पर जो दिल्ली की फ्रीक्वेंसी है। दिल्ली कहता है भैया ठीक है आप लाहौर की फ्रीक्वेंसी ले लो, उसने लाहौर की फ्रीक्वेंसी दे दी। पायलट ने लाहौर की फ्रीक्वेंसी ट्यून इन करी। लाहौर पे और भी एयरक्राफ्ट होंगे, 2-3 मिनट लग गए कॉन्टैक्ट बनाने में। एयरक्राफ्ट ने कहा लाहौर से मुझे आपके एयर स्पेस में जाना है, सामने बहुत ज्यादा वेदर है, मैं अवॉइड नहीं कर सकता। लाहौर ने आगे फोन किया होगा, परमिशन ली होगी, सर वॉर की सिचुएशन चल रही है, वो कह रहे हैं हमने एयरक्राफ्ट गिरा, आपने गिरा, क्या करना है, इसको आने दें ना आने दें। उसने अपनी परमिशन ली होगी अपनी एयरफोर्स, उसने कहा भैया इंडिगो को बना कर दो, हमारी स्पेस में नहीं आ सकता। वापस आएगा लाहौर वाला, उसने कहा आई फ्लाइट 2142 भैया नॉट अलाउड, मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर रहा। अब एयरक्राफ्ट के पास कोई चारा नहीं है, राइट में माउंटेन है, लेफ्ट में मना कर दिया। लेकिन क्या हुआ, इस पूरे सिनेरियो में करते करते पायलट के 10-15 मिनट तो बीत गए। 10-15 मिनट में क्या हुआ, पायलट की पोजीशन थी यहाँ पे जब उसने नेगोशिएशन स्टार्ट करी। अब जब तक लाहौर ने मना कर दिया 10-15 मिनट बीत गए, भैया पायलट पहुंच चुका है यहाँ पे, मतलब वेदर की दहलीज पे खड़ा है। अब अगर वो घुमाएगा भी जहाज तब तक तो और लेट हो जाएगा, क्योंकि वो डिसीजन लेगा भाई क्या करें, बता क्या करें, साथ में उसका बैठा को पायलट। उतनी देर में वो घुस गए होंगे वेदर के अंदर, और जब वेदर के अंदर घुस गए भाई अब तो देयर इज नो टर्निंग बैक। उन्होंने कहा कभी अब जो करना यही करो। सो टाइम ऑल्सो प्लेड अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। पायलट्स के पास लिमिटेड टाइम होता है डिसीजन लेने का। तो मैंने एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट निकाला है इंटरनेट से, जो कि लिखा है एल्बर्ट ओरी डिरोज ने, जो कि फ्लाइट सेफ्टी मैनेजर है। इन्होंने एक पेपर लिखा है मैनेजिंग हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म बेसिकली क्या होता है, बर्फ या ओले जो पड़ते हैं। इन भाई ने लिखा है पॉसिबल डैमेज टू द स्ट्रक्चर। जब ओले पड़ते हैं इतनी हाई स्पीड पे, एक तो एयरक्राफ्ट भी हाई स्पीड में जा रहा है, और ओले जब आप 20,000-25,000 फीट की ऊंचाई पे है तो ज्यादा स्पीड से आते हैं भाई। जब वो जमीन पे आते हैं आपको पड़ जाए इतनी दर्द होती है। वो तो जमीन तक आते आते बहुत स्लो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन, बट ऊपर तो वो भाई गोली की स्पीड से चल रहे हो। तो ये लिखते हैं मोस्ट ऑफ द सिविल एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शेयर द सेम डिजाइन ऑफ विंडशील्ड। तो ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर में डैमेज होता है, सबसे पहला डैमेज होता है विंडशील्ड में। अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च भी करेंगे, जितने भी एयरक्राफ्ट पे हेलस्टॉर्म गिरा उनकी विंडशील्ड बहुत डैमेज होती है। और सेकेंड डैमेज होता है
रेडोम पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोज पार्ट वही होता है, सामने विंडशील्ड, उसके नीचे रेडोम। रेडोम मतलब नोज, जो कि एयरक्राफ्ट का पूरा एकदम छेद हो गया। इन मोस्ट ऑफ द सीवियर हेलस्टॉर्म एनकाउंटर, रेडोम सफर्स बॉडीली डैमेज बट स्टिल फुलफिल देयर फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द रेडार एंड एंटीना। लेकिन शायद इस केस में वो नहीं हो पाया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको देख के मेरा दिमाग ठनका, जितने भी पिक्चर्स मैंने गूगल में सर्च करी जो एयरक्राफ्ट का डैमेज हुआ है, विंडशील्ड और रेडोम दोनों भी डैमेज हुआ है। लेकिन इस वाले इंडिगो के एयरक्राफ्ट में जब वो लैंड हुआ, भाई सिर्फ रेडोम डैमेज था, विंडशील्ड पे एक भी क्रैक नहीं था। तो दैट मेड मी थिंक ऑफ सम पॉसिबल कंक्लूजन्स, जिस पे हम आएंगे। नंबर 3, पॉसिबल सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज। ये कह रहे हैं भाई डैमेज तो हो जाएगा, उसके साथ साथ क्या होगा। अ फ्लाई बाय वायर एयरक्राफ्ट जो कि ये था experienced such a situation recently because pitot probes were impacted by hail, airspeed information was affected। क्योंकि आप हेल में हैं, बर्फ के गोले गिर रहे हैं, तो बहुत सारे सिस्टम्स एयरक्राफ्ट के बाहर लगे होते हैं जो एयरक्राफ्ट की स्पीड को मेजर करते हैं, जिसको बोलते हैं पिटो स्टैटिक सिस्टम। अब वो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें अगर वो बर्फ के गोले घुस जाएंगे तो उसको ब्लॉक कर देंगे, तो एयरक्राफ्ट की स्पीड अब पायलट्स को गलत दिखाई देगी, और एक बार ये हो जाए तो भाई डिजास्टर होता है। ये कह रहा है कौन कौन से सिस्टम आपके खराब हो जाएंगे। फ्लाइट कंट्रोल नैव डिसएग्री वार्निंग हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम ऑल्टरनेट लॉ में आ जाएगा। ऑल्टरनेट लॉ में भाई आते ही काफी सारे सिस्टम्स उड़ जाते हैं, और जो फ्लाइट का ऑटोमेशन होता है वो उड़ जाता है, और पायलट्स को मैनुअली फ्लाई करना पड़ता है। ऑटो पायलट्स ऑटो थ्रस्ट डिसएंगेज, फ्लाइट डायरेक्टर्स वर नो लॉन्गर अवेलेबल, नो ऑटो लैंड कैपेबिलिटी, नो आईलेस गाइडेंस, नो विजिबिलिटी थ्रू फ्रंट विंडशील्ड, और बहुत सारे सिस्टम्स। देखिए आप ये इमेज देख रहे हैं, आप यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं एयरक्राफ्ट के। अभी देख लेते हैं कि यार इंडिगो ने जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या दिया। देखिए इंडिगो ने जो स्टेटमेंट दिया है ऑलमोस्ट सिमिलर है जो इस बंदे ने अपने रिसर्च पेपर में डाला है। While in thunderstorm clouds, warning of angle of attack fault, alternate law, protection law, backup speed scale, unreliable speed भी trigger हो गया due to updraft and downdraft. As a result, maximum operating speed, maximum operating Mach warning, repeated stall warning during this period. Aircraft descent approach 8,500 feet per minute. Blah blah blah. Pilot then declared pan and landed safely. क्योंकि जो टर्म्स है काफी टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन ये पढ़ के एक पायलट को समझ में आ जाएगा कि कितनी डायर सिचुएशन हो गई थी, कितनी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई थी, और अगर आप एक बार घुस गए इस चीज में तो उससे सेफली लैंड कराना भाई रियली हैट्स ऑफ टू द पायलट्स। नाउ फाइनली लेट्स कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नंबर 1, Was the aircraft nose already weak? क्या होता है जब आप ऑलरेडी वेदर में काफ़ी बार फ्लाई करते हैं तो एयरक्राफ्ट की नोज में बहुत ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और एयरक्राफ्ट की नोज का पेंट चिप हो जाता है। एज ए रेगुलर प्रोसीजर व्हेन पायलट लैंड करते हैं ना, तो वो एक वॉक अराउंड करते हैं और देखते हैं कि फ्लाइट जब मैं लैंड करके दूसरे पायलट को हैंड ओवर कर रहा हूँ सब कुछ ठीक है एक्सटर्नल में कि नहीं। तो बहुत बार हमने देखा, हम बोल सर वी टेल द इंजीनियर्स कि थोड़ा पेंट चिप हो गया, शायद लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी। तो पेंट चिप होता रहता है और इंजीनियर्स को चेक करते हैं कि एक सर्टेन लिमिट के अंदर है कि नहीं। नोज पे लाइंस होती है, वो 8 लाइनें होती हैं। अब कुछ लिमिटेशन होती है कि उस 8 में से शायद 2 खराब हो सकती है, बट बाकी चलनी चाहिए। वो इंजीनियर को ज़्यादा पता होता है। मे बी वो नोज ऑलरेडी थोड़ी स्ट्रक्चरली वीक हो गई थी, या उसको डिस्पैच कर दिया गया था बिना प्रॉपर्ली चेक किए हुए, इसीलिए नोज पे इतना डैमेज हुआ, विंडशील्ड पे डैमेज नहीं हुआ। दूसरी चीज़, जब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को पता था कि इतना वेदर है, पाकिस्तान के साथ ये सिचुएशन है, राइट में माउंटेन्स हैं, भैया कहीं नहीं जा सकता पायलट, तो ऐसी सिचुएशन में एयरक्राफ्ट को डिस्पैच ही क्यों किया गया। देखिए एयरक्राफ्ट जब एक बार फ्लाई कर जाता है तो सिर्फ 2 पायलट्स होते हैं, उनकी जितना एक्सपीरियंस है वही लगा सकते हैं। लेकिन जब तक एयरक्राफ्ट ग्राउंड में है, पूरी ऑपरेशंस टीम एयरलाइन की, इतनी बड़ी एयरलाइन है, सब लोग बैठ के, सीनियर पायलट, सेफ्टी पायलट, सब लोग बैठ के डिसीजन ले सकते हैं। इट इज लाइक 2 ब्रेन्स अप इन द स्काई। जब ऑलरेडी इमरजेंसी सिचुएशन है, सोचा आपकी कितनी वैसी फटी होगी कंपेयर टू व्हेन एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड यू हैव 1000 ब्रेन्स टू अप्लाई। तो ऐसी सिचुएशन में एयरक्राफ्ट को डिस्पैच ही क्यों किया गया। वेदर ठीक हो जाता उसके बाद डिस्पैच करते। एंड ऑन ग्राउंड वी हैव सच एडवांस सिस्टम्स कि हमें सारा वेदर पता होता है कि कहाँ पे क्या वेदर बन रहा है। हाँ, अगर ये पॉसिबिलिटी आप कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर गया उसके बाद एकदम से वेदर बन गया, इट इज़ लिटिल हार्ड टू बिलीव कि इतनी जल्दी, और आजकल तो अगले 12 घंटे का भी वेदर पता होता है। सो एयरक्राफ्ट को डिस्पैच क्यों कर दिया गया। तीसरी चीज़, पायलट्स ने टर्न बैक क्यों नहीं किया। दे शुड हैव टर्न बैक टू दिल्ली। इतना ज़्यादा तो डिस्टेंस था भी नहीं, दिल्ली श्रीनगर इज़ अ शॉर्ट सेक्टर एनीवेज। बट आई थिंक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट शुड ऑल्सो टेक दिस कि हाँ यार, अगर ऐसी सिचुएशन हो कि कहीं नहीं जा सकते, वेदर इतना सीवियर है, दे शुड ट्रेन द पायलट्स कि यार वापस बेस पे ही आ जाओ।
आज तक किसी ने किया नहीं होगा, सब लोग टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ही वापस आते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी मैसेज भेजती है ग्राउंड से एयरक्राफ्ट को, पायलट्स को, कि टर्न बैक, हमें ये दिक्कत पता चली है, तब एयरक्राफ्ट वापस आता है। लेकिन मेरे 10 साल के करियर में मैंने नहीं देखा कि एनरूट वेदर की वजह से कोई एयरक्राफ्ट वापस आ गया। हाँ, ऐसा होता है, आपने टैक्सी किया रनवे पे, सामने वेदर है, आप टेक ऑफ ही नहीं कर सकते, तब आप वापस आ जाते हैं। बट टेक ऑफ करके आप आधे घंटे 40 मिनट की फ्लाइट कर चुके हैं, उसके बाद वेदर आया, उस रीजन की वजह से मैंने तो नहीं देखा आज तक कोई भी एयरक्राफ्ट वापस आया हो। मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि पायलट टर्न बैक नहीं कि उन्होंने एयरक्राफ्ट घुसा दिया। तो अच्छा हुआ कि कुछ हुआ नहीं, बिकॉज दीज एयरक्राफ्ट आर सच स्टेट ऑफ द आर्ट, हाईली एडवांस्ड होते हैं, ये बहुत सारे इसमें प्रोटेक्शन होते हैं। अगर एक चीज़ फेल हो जाए तो दूसरी हो जाए, तीसरी, बहुत lot of things have to fail together for a disaster to happen। वो नहीं हुआ, thank God, but we should not wait। I think हमें अपनी पॉलिसीज थोड़ी और रिव्यू करनी पड़ेगी। सेफ्टी इज फर्स्ट भाई, कुछ भी होता वापस आ जाओ, कितना इंपॉर्टेंट काम होगा आपका, मीटिंग मिस होगी दोबारा कर लेंगे। So that was my analysis of what happened on this flight Delhi to Srinagar Indigo का। Thank you so much for watching। सिर्फ अपना ख्याल रखना, बाय। Ladies and gentlemen, this is the captain speaking from my side 2142. Finally, we have landed in Srinagar safely, and thank you for your patience. It was a rough ride.